नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पे बात कर रहे हैं जो सुनने में शायद थोड़ा सूखा लगे, पर है बहुत ज़रूरी। कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, यानी अनुबंध का मसौदा तैयार करना। नमस्कार। हाँ, ये वो बुनियाद है जिस पर पूरी खरीद प्रक्रिया टिकी होती है। बिल्कुल। हमारे पास आज एक डिटेल्ड परचेज मैनुअल का चैप्टर है जो बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हमारा मकसद सिर्फ नियमों को पढ़ना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे छोटी छोटी बातें मतलब एक शब्द या एक क्लॉज पूरी डील को बना या बिगाड़ सकता है। सही कहा। देखते हैं कि एक अच्छा मजबूत कॉन्ट्रैक्ट आखिर बनता कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करना खरीद प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। ऐसा क्यों है? क्या ये सिर्फ एक लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है? वो सब यहीं तो लिखे जाते हैं। स्रोत इसलिए जोर दे रहा है कि ड्राफ्टिंग बहुत सावधानी से हो, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे, कोई अस्पष्टता ना हो, मतलब आगे जाकर कोई कानूनी दिक्कत ना आए। अच्छा। और एक और जरूरी बात जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, अनुबंध की शर्तें वो टेंडर या ऑफर जो मंजूर हुआ है उससे बिल्कुल मेल खानी चाहिए। हाँ, ये तो लॉजिकल है। हाँ, पर होता क्या है कि कभी-कभी एक पार्टी अपने हिसाब से कुछ बदल देती है। स्रोत साफ कहता है, कोई भी एक तरफा बदलाव मान्य नहीं होगा। अगर कुछ बदलना जरूरी है भी तो दोनों पार्टियों की पहले से सहमति होनी चाहिए, वो भी लिखित में। यहाँ मतलब आपसी सहमति सबसे जरूरी है। ठीक है, ये तो ही फाउंडेशन की बात। अब आते हैं इसमें शामिल लोगों पर, यानी पार्टियों की पहचान। ये तो सीधा लगता है, नाम पता लिखना है, इसमें क्या मुश्किल हो सकती है? हाँ, दिखने में तो सीधा ही है, पर डिटेल्स बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ नाम पता काफी नहीं, पूरा नाम, रजिस्टर्ड एड्रेस, पिन कोड, फोन, ईमेल, फैक्स, सब कुछ एकदम साफ साफ लिखा होना चाहिए। हाँ। और खासकर अगर कॉन्ट्रैक्टर एक सोल प्रोप्राइटर फर्म है, मतलब एक ही मालिक है, हाँ। तो अनुबंध फर्म के नाम और स्टाइल में बनेगा, लेकिन उसमें मालिक का नाम भी स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। जैसे XYZ सोल प्रोप्राइटर, जो मेसर्स ABC के नाम और स्टाइल में काम कर रहे हैं। अच्छा, ताकि पता रहे कि जिम्मेदार कौन है। बिल्कुल, कानूनी जवाबदेही तय करने के लिए जरूरी है। अगर यहाँ कोई गड़बड़ हुई तो बाद में ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि केस किस पर करें या जिम्मेदार असल में कौन है। समझ गई। डिटेल्स में ही सब कुछ है। अब कुछ और अहम शर्तों पर आते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट SD और परफॉर्मेंस बैंक गारंटी PBG, ये क्यों जरूरी है? देखिए, ये खरीदार के लिए एक तरह से सेफ्टी नेट है। अगर सप्लायर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता या सामान में कोई गड़बड़ी निकलती है तो खरीदार को कुछ तो सुरक्षा मिले। तो अनुबंध में इनके बारे में क्या लिखा होना चाहिए? अनुबंध में साफ लिखा होना चाहिए कि इनकी रकम कितनी होगी और ये कब तक जमा करनी होगी। आमतौर पर कॉन्ट्रैक्ट मिलने के 15 दिन के अंदर जमा करानी होती है। ठीक है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, इनकी वैलिडिटी, मतलब ये कब तक मान्य रहेंगी। हाँ। ये सिर्फ डिलीवरी तक नहीं, बल्कि वारंटी पीरियड खत्म होने के 3 महीने बाद तक वैलिड होनी चाहिए। 3 महीने बाद तक? क्यों? ताकि अगर सामान में वारंटी पीरियड के दौरान या उसके तुरंत बाद कोई छुपी हुई खराबी निकले तो खरीदार के पास सप्लायर पर दबाव बनाने का या अपना नुकसान पूरा करने का एक तरीका हो। ये खरीदार के हितों की असली सुरक्षा है। अच्छा, ये तो वाकई भविष्य की सुरक्षा का इंतजाम है। अब बात करते हैं डिलीवरी की तारीख की। ये तो हमेशा ही एक सेंसिटिव मुद्दा रहता है। बिल्कुल, और इसीलिए स्रोत कहता है कि डिलीवरी की तारीख अनुबंध का सार है, एसेंस है। मतलब ये कोई मामूली शर्त नहीं, बल्कि सबसे जरूरी शर्तों में से एक है। स्रोत साफ कहता है कि तुरंत, स्टॉक से, जितनी जल्दी हो सके, ऐसे गोलमोल शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। तो क्या होना चाहिए? एक निश्चित तारीख, बिल्कुल स्पष्ट, जैसे 31 दिसंबर 2024 तक, या अनुबंध की तारीख से 8 हफ्तों के भीतर। लेकिन मान लीजिए ऑफर में लिखा था कि 18 से 20 हफ्तों में 100 पीस प्रति महीने की दर से सप्लाई करें, तब कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखेंगे? हाँ, ये अच्छा सवाल है। यहीं पर स्पष्टता लानी होगी। कॉन्ट्रैक्ट में रेंज नहीं दे सकते। उसमें लिखना होगा, सप्लाई अनुबंध जारी होने की तारीख से, मान लीजिए चौथे हफ्ते में, 100 पीस प्रति माह की दर से शुरू होगी और 20वें हफ्ते की इस खास तारीख तक पूरी हो जाएगी। एक डेफिनेट टाइमलाइन देनी होगी। और ये डिलीवरी की तारीख स्वीकृत प्रस्ताव के हिसाब से ही होनी चाहिए, है ना? बिल्कुल। अगर उसमें कोई बदलाव है तो वो आपसी सहमति से ही हो सकता है। डिलीवरी टाइम पे ना हो तो पूरा प्रोजेक्ट अटक सकता है, इसलिए ये बहुत क्रिटिकल है। क्या डिलीवरी की तारीखें किसी और चीज पर भी निर्भर कर सकती हैं? जैसे अगर पहले कोई सैंपल अप्रूव होना है या पेमेंट लेटर ऑफ क्रेडिट मतलब LC से होनी है? हाँ, बिल्कुल। ये भी बहुत जरूरी पॉइंट्स हैं।
अगर कॉन्ट्रैक्ट में एडवांस सैंपल की शर्त है तो डिलीवरी पीरियड सैंपल की मंजूरी के बाद शुरू होगा, ना कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद। अच्छा। और फाइनल डिलीवरी डेट को फिर उसी हिसाब से एडजस्ट करना होगा। ये बात कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखनी होगी। और एलसी वाले केस में? अगर पेमेंट एलसी के जरिए होना है तो सप्लायर अक्सर एलसी खुलने के बाद ही प्रोडक्शन या शिपमेंट की तैयारी शुरू करता है। तो डिलीवरी पीरियड आमतौर पे एलसी खुलने की तारीख के कुछ हफ्तों बाद, जैसे 8-10 हफ्ते बाद शुरू होता है। इन सब मामलों में कॉन्ट्रैक्ट में स्पष्ट लिखा होना चाहिए कि डिलीवरी किस इवेंट पर निर्भर है और फाइनल डेट क्या होगी। थोड़ी सी भी लापरवाही यहां भारी पड़ सकती है। ये तो काफी ध्यान रखने वाली बातें हैं। अब जरा आयातित सामान मतलब इंपोर्टेड गुड्स की शिपिंग पर आते हैं। यहाँ क्या खास नियम है? ये एफओबी, सीआईएफ क्या होता है? देखिए, जब सामान बाहर से आता है तो सरकारी नीतियां भी लागू होती हैं। स्रोत बताता है कि अगर बहुत बड़ी मात्रा में माल आ रहा है, जैसे बल्क कार्गो, तो वो सामान्यतः एफओबी बेसिस पर होना चाहिए। एफओबी मतलब? फ्री ऑन बोर्ड। इसका मतलब है कि बेचने वाले की जिम्मेदारी माल को जहाज पर लोड कराने तक की है। उसके बाद का किराया, बीमा, वो सब खरीदार की जिम्मेदारी। और शिपिंग का अरेंजमेंट भारत सरकार के शिपिंग मंत्रालय के जरिए होता है। और अगर सामान्य कार्गो हो? अगर जनरल लाइनर कार्गो है तो वो एफओबी पर भी हो सकता है या फिर सीएनएफ या सीआईएफ पर। सीएनएफ मतलब कॉस्ट एंड फ्रेट, इसमें बेचने वाला किराया देता है। सीआईएफ मतलब कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, इसमें बेचने वाला किराया और बीमा दोनों देता है। अच्छा। लेकिन यहां भी सरकारी गाइडलाइंस का पालन करना होता है। कभी कभी तो शिपिंग मंत्रालय से एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लेना पड़ सकता है। ये शर्तें सीधे सीधे माल की लागत और रिस्क को प्रभावित करती हैं, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट में ये बिल्कुल साफ होनी चाहिए। समझ गई। अब सामान के विवरण पर आते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टोर्स कितना सटीक होना जरूरी है? क्या बस आइटम का नाम लिख देना काफी है? बिल्कुल नहीं, जरा सी चूक और गलत सामान आ सकता है। स्रोत कहता है कि कुछ चीजें तो जरूर जांचनी चाहिए। जैसे सामान का पूरा नाम, उसका विवरण, अगर कोई आइटम कोड है तो वो, फिर टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस या ड्राइंग नंबर बिल्कुल सही होने चाहिए। मात्रा और उसकी इकाई, यूनिट, जैसे किलो है, मीटर है या पीस है, वो साफ लिखी हो। और कीमत, प्रति यूनिट कीमत और टोटल कीमत। और ये भी साफ हो कि कीमत में टैक्स वगैरह शामिल हैं या नहीं, मतलब इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव। अगर ये सब साफ ना हो तो बाद में झगड़ा होना लगभग तय है। सप्लायर कहेगा मैंने तो यही समझा था, खरीदार कहेगा मैंने तो ये मंगाया था। इसलिए बिल्कुल सटीक होना जरूरी है। और स्पेसिफिकेशंस की बात हो रही है तो मूल देश यानी कंट्री ऑफ ओरिजिन का जिक्र क्यों जरूरी है? क्या सिर्फ फॉरेन मेक या इंडियन मेक लिखना काफी नहीं? नहीं, ये काफी नहीं है। आजकल क्वालिटी, रेगुलेशन और कई बार राजनीतिक वजहों से भी ये जानना जरूरी होता है कि सामान आखिर बना कहाँ है। अच्छा। हाँ, स्रोत कहता है कि टेक्निकल डिटेल्स के साथ बनाने वाले का नाम, ब्रांड और मूल देश स्पष्ट होना चाहिए। फॉरेन मेक तो बहुत ही अस्पष्ट शब्द है। हो सकता है खरीदार किसी खास देश की क्वालिटी चाहता हो या हो सकता है किसी देश से इंपोर्ट पर बैन हो। ये भी एक पॉइंट है। तो कॉन्ट्रैक्ट में मैन्युफैक्चरर का नाम और कंट्री ऑफ ओरिजिन जरूर लिखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इंस्पेक्शन और पेमेंट अथॉरिटीज का जिक्र क्यों जरूरी है? ये तो कंपनी के अंदर की बातें लगती हैं। नहीं, ये सप्लायर के लिए भी जरूरी है। उसे पता होना चाहिए कि माल बनने के बाद उसका इंस्पेक्शन कौन करेगा, कहाँ करेगा, फैक्ट्री में या डिलीवरी के बाद। फाइनल इंस्पेक्शन कौन करेगा? हाँ, ये तो ठीक है। ये सब कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा होना चाहिए। इसी तरह पेमेंट कौन सी अथॉरिटी करेगी, किस बजट हेड से पैसा आएगा, ये भी स्पष्ट होना चाहिए। इससे सप्लायर को क्या फायदा? अरे, अगर ये सब साफ नहीं होगा तो सप्लायर का पेमेंट अटक सकता है। उसे पता ही नहीं चलेगा कि बिल कहाँ जमा करना है, फॉलोअप किससे करना है। इससे पूरी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो सकती है। ठीक है। अब कीमतों के एलिमेंट्स पर आते हैं। क्या सिर्फ फाइनल कीमत लिख देना काफी है या उसका ब्रेकअप भी देना होता है? ब्रेकअप हमेशा जरूरी नहीं, पर यह जरूर साफ होना चाहिए कि कीमत कैसे तय हुई है। सबसे पहले बेसिक प्राइस फिक्स्ड है या वेरिएबल, मतलब स्थिर रहेगी या बाजार के हिसाब से बदलेगी। अगर वेरिएबल है तो उसका फॉर्मूला मतलब प्राइस वेरिएशन क्लॉज ऐसे कैलकुलेट होगी। और इंपोर्टेड सामान के केस में? अगर इंपोर्टेड सामान है और पेमेंट रुपए में होनी है तो फिर एजेंसी कमीशन, एक्सचेंज रेट में उतार चढ़ाव का रिस्क कौन लेगा, कस्टम ड्यूटी बदली तो क्या होगा, इन सब के क्लॉज जरूरत के हिसाब से डालने पड़ते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी या दूसरे टैक्स और ड्यूटीज कैसे लगेंगे, ये भी बिल्कुल साफ होना चाहिए। कीमत में कोई भी अस्पष्टता सीधे सीधे फाइनेंशियल रिस्क है। बिल्कुल। अब एक दिलचस्प चीज, ऑप्शन क्लॉज।
क्या खरीदार बाद में क्वांटिटी बदल सकता है? ये कैसे काम करता है? हाँ, ये क्लॉज खरीदार को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। सोर्स बताता है कि खरीदार कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के दौरान ओरिजिनल ऑर्डर क्वांटिटी का 25% तक एक्स्ट्रा माल ऑर्डर कर सकता है। अच्छा, 25% तक? हाँ, इसे प्लस ऑप्शन कहते हैं। कुछ मामलों में क्वांटिटी 25% तक कम करने का अधिकार भी हो सकता है, माइनस ऑप्शन। ये तो खरीदार के लिए काफी फायदेमंद है। हाँ, बदलती हुई जरूरतों के हिसाब से एडजस्ट करने में मदद मिलती है, बिना नया कॉन्ट्रैक्ट किए। लेकिन यह अधिकार कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा होना चाहिए, तभी इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर भगवान न करे कोई विवाद हो जाए, कोई डिस्प्यूट हो जाए, तो कॉन्ट्रैक्ट में इसका हल कैसे तय होता है? एक अच्छे कॉन्ट्रैक्ट में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का तरीका पहले से तय होता है। स्रोत कहता है कि पहले कोशिश होनी चाहिए कि आपसी बातचीत से या मध्यस्थता मतलब मीडिएशन से मामला सुलझ जाए। और अगर उससे बात ना बने तो फिर मामला किस कोर्ट में जाएगा, किस शहर की अदालत का जुरिस्डिक्शन होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट में स्पष्ट लिखा होना चाहिए, ताकि बाद में इस पर कोई झगड़ा ना हो। क्या कोई खास मैकेनिज्म भी है? हाँ, अगर विवाद सरकारी विभागों या CPSs मतलब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के बीच है, तो उनके लिए एक अलग सिस्टम है, AMRCD, एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म फॉर रेजोल्यूशन ऑफ CPSE डिस्प्यूट्स। इसके फैसले दोनों पक्षों पर बाइंडिंग होते हैं, मतलब मानने पड़ते हैं। तो ये जानना जरूरी है कि विवाद सुलझाने के लिए भी तयशुदा प्रक्रियाएं हैं। इनके अलावा और कौन सी आम शर्तें होती हैं जिनका ध्यान रखना होता है? मैनुअल में तो काफी लंबी लिस्ट दी गई है। हाँ, कई सारी स्टैंडर्ड शर्तें होती हैं। कुछ बहुत कॉमन और जरूरी हैं, जैसे पेमेंट की शर्तें, मतलब पैसा कब और कैसे मिलेगा। गारंटी वारंटी क्लॉज। हाँ, ये तो जरूरी है। बिल्कुल। फिर लिक्विडेटेड डैमेजेस क्लॉज, यानी अगर डिलीवरी में देरी होती है तो सप्लायर को कितना हर्जाना देना होगा। और फोर्स माजोर क्लॉज। फोर्स मैजोर वो क्या होता है? मतलब अगर कोई ऐसी अनहोनी घटना हो जाए जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, जैसे बाढ़, भूकंप, युद्ध, और उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पा रहा, तो क्या होगा। ये सारी शर्तें कॉन्ट्रैक्ट को प्रैक्टिकल बनाती हैं और मुश्किल हालात से निपटने में मदद करती हैं। आयातित वस्तुओं के लिए सप्लाई ऑर्डर में कुछ खास दस्तावेजों की जरूरत बताई गई है। इनकी लिस्ट तो काफी लंबी है, क्या ये सब जरूरी है? देखिए, कस्टम्स क्लियरेंस और पेमेंट के लिए ये दस्तावेज बहुत जरूरी होते हैं। शुरुआत में सही पैकिंग, पैकेज पर मार्किंग, शिपमेंट की जानकारी तुरंत देने जैसी बातें तो हैं ही। लेकिन जो दस्तावेज जमा करने होते हैं उनमें खास है बिल ऑफ लैडिंग या एयरवे बिल, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, मैन्युफैक्चरर की गारंटी वारंटी, और एक खास चीज होती है लोएस्ट प्राइस सर्टिफिकेट। इसमें सप्लायर लिखकर देता है कि उसने यही सामान इसी दौरान किसी और को इससे कम कीमत पर नहीं बेचा है। ये सब प्रक्रिया को स्मूथ बनाते हैं और गड़बड़ी की गुंजाइश कम करते हैं। समझ गई। और आखिर में कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कैसे होता है और उसे भेजा कहाँ जाता है? कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत के हिसाब से कॉपियां तैयार की जाती हैं, उन पर स्याही से साइन होते हैं, एक सप्लायर को मिलती है, एक ऑफिस रिकॉर्ड में रखी जाती है। और फिर इन साइंड कॉपीज को बिना देर किए सभी संबंधित लोगों और डिपार्टमेंट्स को भेजा जाता है, जैसे जिसने माल मंगाया था, जो इंस्पेक्शन करेगा, जिसे माल मिलेगा, अकाउंट्स ऑफिस वगैरह वगैरह। ताकि सबको पता रहे कि क्या तय हुआ है। बिल्कुल, ताकि सब लोग कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के हिसाब से अपना अपना काम कर सकें और पूरी प्रक्रिया ठीक से चले। तो हमने देखा कि एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना सिर्फ कुछ कानूनी शब्द लिखना नहीं है, ये तो एक पूरी योजना बनाने जैसा है, जहां हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। इसका निचोड़ क्या निकलता है? शायद यही कि जितनी ज्यादा स्पष्टता और सटीकता होगी, उतना ही कम रिस्क होगा बाद में। बिल्कुल सही कहा आपने। एक अच्छा सोच समझकर बनाया गया कॉन्ट्रैक्ट न सिर्फ झगड़ों से बचाता है, बल्कि एक अच्छे बिजनेस रिश्ते की नींव भी रखता है। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। जिस तरह से बिजनेस करने के तरीके बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है, क्या ये जो पारंपरिक कॉन्ट्रैक्ट के ढांचे हैं, जो काफी हद तक स्टैंडर्ड हैं, क्या ये काफी हैं? क्या इनमें और ज्यादा लचीलापन और ज्यादा अडैप्टेबिलिटी लाने की जरूरत नहीं है? ये सोचने वाली बात है। क्या हमारे मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेट भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हैं? जैसे सप्लाई चेन में अचानक कोई बड़ी रुकावट आ गई या कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई जिसने पुराने तरीकों को बदल दिया। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर शायद और सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। तो अगली बार जब हम में से कोई किसी कॉन्ट्रैक्ट को देखें, चाहे वो नौकरी का ऑफर लेटर हो या घर का रेंट एग्रीमेंट या कोई बड़ा सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट, तो शायद उसे सिर्फ शर्तों की लिस्ट की तरह ना देखें, उसे एक कहानी की तरह देखें। एक कहानी जो बताती है कि दोनों पार्टियां क्या चाहती हैं,
उन्हें किस बात का डर है और वो अपने भविष्य को कैसे सुरक्षित करना चाहती हैं। इस कहानी को समझना शायद हमें बेहतर फैसले लेने में मदद कर सकता है।